Hello guys, welcome to Education Hub. So guys, today I have brought a very interesting video for you all of class 12 English main reader book, that is Flamingo. So basically guys, today we are going to take up our first chapter of the Flamingo book, that is the last lesson. So basically guys, we are going to do the explanation of this chapter because we have already done the summary of the chapter. So let's begin with the NCERT explanation. The chapter starts from here. I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. So basically जो narrator है वो है एक छोटा स्कूल गोइंग बॉय है, फ्रेंच बॉय जिसका नाम फ्रेंड्स है, और एक मॉर्निंग वो काफ़ी डरा हुआ है बिकॉज ही वॉज लेट फॉर स्कूल. वो अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका है और वो अपने टीचर एम हैमल से काफ़ी डरा हुआ है बिकॉज उन्होंने प्रीवियस डे यानी यस्टरडे एक दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि वो लोग उनका पार्टिसिपल टॉपिक से टेस्ट लेंगे. एंड फ्रेंड्स वॉज ऑफर्ड बिकॉज उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था. नेक्स्ट पैराग्राफ इज For a moment, I thought of running away and spending a day out of doors. It was warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open black fields of sawmill, Persian soldiers were drilling. So basically यहाँ पे वो कहता है कि एक बार तो मैंने सोचा कि मैं अपना स्कूल को मिस करता हूँ, उस दिन बंक करता हूँ और अच्छे जो वेदर है बाहर, सनी एंड ब्राइट वेदर है, उसका मज़ा लेता हूँ. वो अपने आसपास के सीन को डिस्क्राइब करते हुए बोलता है कि जो चिड़िया थी वो ट्री पे बोल रही थी एंड जो पर्शियन शोल्डर्स थे वो सॉमिल के पीछे जो खाली ज़मीन जो फील्ड भरी हुई है वहाँ पर अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर temptating than the rule of participles by, and I had threatened to resist and hurried off to school. सो बेसिकली यहाँ पर जो हमारा छोटा फ्रेंड्स है वो कहता है कि जो सीन था बाहर वो स्कूल से और पार्टिसिपल के लेसन से काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा था मुझे. एंड आई वॉज नॉट एनी श्योरमेंट अबाउट गोइंग स्कूल क्योंकि वो उसको बहुत आकर्षित कर रहा था. बट फ्रेंड्स ने अपनी टेम्पटेशन, अपने इमोशंस को कंट्रोल किया एंड ही चोज टू अटेंड स्कूल. सो बेसिकली वो स्कूल जाने के लिए अपना उसने मन बना लिया. When he passed the town hall, there was a crowd in front of a bulletin board. For past 2 years, all the bad news come from there. The lost battles, the drafts, the orders from commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? सो बेसिकली वो कहता है कि जब वो अपने स्कूल के लिए निकलता है तो वो टाउन हॉल जब पास करने लगता है तो वो देखता है कि नोटिस बोर्ड के पास काफ़ी भीड़ लगी हुई है. नोटिस बोर्ड या फिर बुलेटिन बोर्ड जो भी आप बोलो. एंड बेसिकली वो कहता है कि पास्ट 2.5 ईयर से जो भी हमारी बैड न्यूज़ थी हमारे लिए वो सारी इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी कि जैसे हम कोई बैटल हार चुके हों या फिर कमांडिंग ऑफिसर को कोई नया रूल आया हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और इन्हीं सब थॉट्स को कंटिन्यू करते हुए अपने दिमाग में और स्कूल की तरफ चलते हुए फ्रेंड्स अब सोचता है कि आखिर अब क्या बात है जो बुलेटिन बोर्ड के पास इतनी भीड़ लगी हुई है. Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apparent reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me and raised and Hamel's little golden all our breath. जैसे वो जल्दी जल्दी अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है टाउन हॉल क्रॉस करके, तब तक वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ प्रेजेंट था, लोहार प्रेजेंट था, जो कि जिसका नाम था वॉचर, और वो इसी बुलेटिन बोर्ड की न्यूज़ पढ़ रहा था. और वो फ्रेंड्स से बोलता है कि तुम इतना हरी मत जाओ, भी तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है कि तुम स्कूल पहुंच सकते हो. सो इसके स्टेटमेंट को सुन के बेसिकली फ्रेंड्स को लगता है कि जो
ब्लैक स्मिथ था वो उसका फन बना रहा था, मजाक उड़ा रहा था उसका, क्योंकि वो अपने स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका है। एंड वो जल्दी जल्दी चलते हुए इन्हीं सब थॉट्स में एम हैमल के गार्डन में पहुंच जाता है, जो कि जस्ट स्कूल के सामने प्रेजेंट है। यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. So basically जो फ्रेंड्स था वो स्कूल पहुंचने पर यूजुअली जो सीन रहता था वहाँ का स्कूल का एटमॉस्फेयर स्कूल मॉर्निंग के, उसको डिस्क्राइब वो करता है कि वो काफ़ी नॉइज़ वहाँ पे रहती थी। बच्चे बार बार अपनी डेस्क को ओपन बंद खोलते बंद करते रहते थे। चिल्ड्रंस बार बार कोई लेसन को रिपीट कर रहे होते थे और टीचर अपनी स्टिक्स को बार बार टेबल पर मार रहे होते थे, जिससे कि साउंड प्रोड्यूस हो रही थी। But now it was all so still. I had counted on the commotion to get back to my desk without being noticed. But of course that day everything was as quiet as Sunday morning. So basically वो कहता है कि अनयूजुअल था उस दिन का एटमॉस्फेयर, क्योंकि लग ही नहीं रहा था कि स्कूल ओपन है। ऐसा लग रहा था कि ये संडे मॉर्निंग है और हमारा स्कूल क्लोज्ड है। एंड फ्रेंड्स ने प्रिपेयर किया कि वो बिना किसी की नोटिस में आए अपनी क्लास तक पहुंच जाएगा, बट वहाँ के इस अनयूजुअल एटमॉस्फेयर को उससे देखकर लगता है कि ये इम्पॉसिबल है कि वो बिना किसी की नोटिस में आए अपनी सीट तक चुपके से पहुंच जाए। Now next paragraph is, through the window I saw my classmates already at their places and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. सो जो फ्रेंड्स रहता है वो विंडो से पीप यानी झांक कर देखता है और वो पाता है कि उसके सारे क्लासमेट जो थे वो अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और जो उसके टीचर हैं मिस्टर एम हैमिल वो क्लास में अप एंड डाउन कर रहे हैं, यानी कि चल रहे हैं, और उन्होंने अपना आयरन रूलर यानी कि जो उनकी लोहे का डंडा था उसको अपनी आर्मपिट के नीचे दबा कर वो काफ़ी तेज़ आगे पीछे चल रहे थे। I had to open the door and go in before everyone. You can imagine how blushed and how frightened I was. So basically फ्रेंड्स कहता है कि वो काफ़ी उसको he was ashamed यानी कि उसे काफ़ी शर्म आ रही थी कि वो लेट हो गया था, एंड वो काफ़ी डर भी रहा था मिस्टर एम हैमिल की स्कोल्डिंग से। जब वो डायरेक्ट अपने क्लासरूम के दरवाजे से एंटर जाता है उसके अंदर he was ashamed also and he was frightened from the scoldings of Mr. M. Hamel also. But nothing happened. Mr. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go at your place quickly, little friend. We were beginning without you." So basically यहाँ पे जो टीचर रहते हैं उसके एम हैमिल वो कहते हैं कि अब मतलब उनका नेचर काफ़ी बदल गया था उस दिन। ही वॉज़ वेरी पोलाइट टू फ्रेंड्स और वो उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से अपनी सीट पर जाओ एंड हम लोग तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। I jumped over the bench and sat at my desk. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and a black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection or Friday. So basically यहाँ पे फ्रेंड्स था, जब इसके टीचर ने उससे काफ़ी पोलाइटली बात की, सो ही जस्ट बहुत ही जल्दी से वो जाकर अपनी सीट पे बैठ गया। एंड जब उसने अपने डर पे काबू पाया तो उसने नोटिस किया कि जो उसके टीचर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने जैसे नॉर्मल ओकेजन्स होते थे उनके स्कूल में, या जैसे कि इंस्पेक्शन या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज, तो उस टाइम जो वो ड्रेस कोड पहनते थे, एक ग्रीन कोट, एक शर्ट फ्रिल्ड एंड ब्लैक लिटिल कैप, वो सब उन्होंने नॉर्मल डे पे वो कपड़े पहने हुए थे। सो उनके अपीयरेंस को देख के फ्रेंड्स को काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये तो आज तो एक नॉर्मल डे है। तो
मिस्टर एम हैमिल का इस स्पेशल ड्रेस को पहनने का मतलब क्या हो सकता है? Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see the seats of back benches that were always empty. The village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, and the former mayor, former postmaster, and several others beside. So, वैसे तो जब से फ्रेंड्स स्कूल में आया था तब से उसको वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था और सीरियस लग रहा था. बट उसने जब उसको सबसे ज़्यादा अजीब तब लगा जब उसने कि अपने क्लासरूम की लास्ट बेंचेस को देखा जिसपे कि सीनियर विलेजर्स ने, जैसे कि हॉजर थे जिसने 3 कॉर्नर हैट पहनी थी, और रिटायर्ड मेयर और पोस्ट मास्टर जैसे और भी बहुत सारे विलेजर्स उन लास्ट सीट पर आकर बैठे थे उसके क्लासरूम की, जो कि जनरली हमेशा खाली ही रहती थी. Everybody looked sad and the Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees and with his great spectacles lying across the pages. So basically यहाँ पर फ्रेंड्स कहता है कि वैसे तो देखने में सब लोग काफ़ी सैड लग रहे थे. सो उनको देखने में फ्रेंड्स को एटमॉस्फेयर भी काफ़ी सैड लग रहा था. और साथ में ही फ्रेंड्स बताता है कि जो हॉजर थे उन्होंने अपने साथ एक रीडर लेकर आए थे जो कि थोड़ी सी पुरानी और फटी हुई थी. उन्होंने उसको ओपन करके रखा हुआ था अपने नीज पे, अपने घुटनों पे, जिस पे उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स को सेफली रखा हुआ था. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has came from Berlin to teach you only German in the school of Alice and Lauren. The new schoolmaster comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." So, इन सब चीज़ों को देखकर फ्रेंड्स काफ़ी कंफ्यूज हो रहा था कि एक्चुअली में उस दिन स्कूल में क्या हो रहा था. तभी जो उसके टीचर एम हैमिल थे वो अपनी टेबल पे, अपनी चेयर पे बैठते हैं और उनको बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए, उनके स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली लास्ट लेसन होगा, क्योंकि जो पर्शियंस हैं बर्लिन में उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि हम लोग स्कूल में अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे. जो भी स्कूल एलिस एंड लॉरेन में है वहाँ पर सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. सो वो कहते हैं कि जर्मन टीचर हमारा नेक्स्ट दिन आएगा और ये आज उनका लास्ट दिन है स्कूल में और उनके लैंग्वेज का, उनके सब्जेक्ट का भी. सो वो चाहते हैं कि जो जितने भी लोग क्लासरूम में प्रेजेंट हैं वो सारे अटेंटिवली उनके लास्ट लेसन को सुने. What a thunderclap! These words were to me. Oh, the Rachel! That was what they put up at the town hall. So जैसे ही फ्रेंड्स इस बात को सुनता है, he got shocked. उसको काफ़ी तेज झटका लगता है. And then he remembers कि शायद यही चीज़ होगी जो कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड पर नोटिस के रूप में लगी हुई थी. यही बात होगी कि जो शायद टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड पर लगी हुई. सो बेसिकली यहाँ पर फ्रेंड्स को काफ़ी झटका लगता है. एंड नेक्स्ट पैरा इज my last French lesson. Why I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was not for learning my lessons, for seeking birds' eggs or going sailing on sand. So basically यहाँ पर फ्रेंड को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी उसे पछतावा होता है कि वो अपनी स्टडीज़ की तरफ कोई भी सीरियसनेस नहीं दिखाता था और टाइम को वेस्ट करता था बर्ड्स के एग हंट करने में या फिर सार रिवर के पास खेलने में. So nextly he says basically the books he was carrying, he felt him. My books that I seemed
friends now that I couldn't give up. So यहाँ पे कहता है कि जो बुक्स उसे अभी कुछ टाइम पहले तक बर्डन लग रही थी वो अब उसे अपनी सबसे अच्छे फ्रेंड्स लगने लगे हैं. They are like a friends to him, जिसको वो कभी छोड़ना नहीं चाहता है. एंड जो राइटर है वो फ्रेंड्स के एटीट्यूड के टुवर्ड्स कहता है कि ये सब अफेक्ट हुआ है फ्रेंड्स के बिहेवियर पे जब उसने अपने टीचर्स से लास्ट लेसन की न्यूज़ को सुना. एंड Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. So basically वो कहता है कि जैसे ही उसने ये न्यूज़ सुनी कि Hamel भी उनको छोड़कर जा रहे हैं, सो फ्रेंड जो था वो नहीं चाहता था कि अब उसके टीचर्स उसे छोड़कर जाएं, कि अब उसे अपने टीचर का बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा लगने लगा है. वो अपने दिमाग में सोचता है कि अब उसे अपने शॉर्ट टेम्पर्ड टीचर और स्ट्रिक्ट टीचर भी अच्छे लगने लगते हैं. ही इज़ लाइकिंग ऑल हिज रूड एंड टफ बिहेवियर, जो कि उसे कुछ टाइम पहले तक बिल्कुल नहीं पसंद था. Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old man of the villages was sitting at the back of the room. So इस न्यूज़ को सुनने के बाद बेसिकली फ्रांस कहता है कि शायद यही रीज़न होगा कि उन्होंने अपने लास्ट लेसन को ऑनर में अपने संडे क्लोथ्स को पहना हुआ है. एंड वो ये भी कहता है कि शायद अब मुझे समझ में आ रहा है कि ओल्ड विलेजर्स पीपल यहाँ पर क्लासरूम में की बैक बेंचेस पे क्यों मौजूद हैं. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे डिड नॉट गॉन टू स्कूल मोर. इट वॉज देयर वे ऑफ thanking our master for his 40 years of faithful services and of showing his respect to country that was there no more. So basically वो कहता है कि अब उसे लग रहा है कि जो विलेज मैन थे वो भी सॉरी थे इस चीज़ के लिए कि वो टीचर उन्हें छोड़ के जा रहा है जिसने स्कूल में अपनी लाइफ के 40 इयर्स तक सर्विसेज दी हैं, या फिर उन्हें इस बात का रिग्रेट भी हो रहा है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ को कभी भी सीरियसली नहीं लिया. एंड they were trying to show their respect toward the teacher who has gave his 40 years of his life to the school teaching French to his students. So basically यहाँ पे जो ऑथर रहते हैं वो कहता है कि शायद यही रीज़न होगा कि जो वहाँ पे पीपल्स प्रेजेंट थे वो अपना ऑनर शो करना चाहते थे उस पर्सन के लिए जिसने अपनी लाइफ के almost 40 years school में दे दी. The teacher calls out friends as it was. Sorry guys. The village men had come to the class as they were also pretending not to study well in the subjects, and they were sorry. Okay. While I was thinking all of this, I heard my name called. सो बेसिकली वो कहता है कि जब वो इन सब चीज़ों का सोच रहा होता है तब तक उसे सडनली ऐसा फील होता है कि उसका नाम बुलाया गया है. Hamel ने, मिस्टर टीचर ने उस फ्रेंड्स का नाम अनाउंस किया है ताकि वो आके पार्टिसिपेंट्स को क्लास में सबके सामने बता सके. इट वॉज माई टर्न टू रिसाइड what would not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. जैसे कि न्यूज़ को सुनने के बाद फ्रेंड्स काफ़ी ईगर हो जाता है पढ़ाई के लिए. इसी ईगरनेस में वो कहता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल ही था लगभग कि मैं सबके सामने क्लास में जाकर पार्टिसिपल के रूल को एक्सप्लेन करूँ, वो भी तेज़ आवाज़ में बिना किसी गलती के. But I now got mixed up on the first one and stood there holding on my desk. My heart beating was not daring to look up. वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाता हूँ पर एक ही शब्द बोलकर चुपचाप अपनी डेस्क के सपोर्ट लेकर खड़ा हो जाता हूँ. एंड मेरा
जो हार्ट है वो काफ़ी तेज बीट कर रहा है. माई हार्ट इज़ बीटिंग वेरी फास्ट. और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आँख उठाकर अपने टीचर को ऊपर देख सकूं. I heard Mr. Hamel say to me, I want to scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we have come out. So basically, जब फ्रांस अपना पार्टिसिपल का टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो उसने अपने आंखें उठाकर मिस्टर एम हैमल को भी नहीं देख पा रहा था. उसे इतना डर लग रहा था. बट मिस्टर एम हैमल ने उसे स्कोल्ड यानी डांटा नहीं उसे, बस उन्होंने इतना कहा कि आज मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अपने आप ही बहुत बुरा लग रहा है. और उन्होंने एक बात बोली जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ के लिए. वो ये कि हम जनरली चीज़ों को नेक्स्ट डे यानी टुमारो के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अभी हमारे पास तो काफ़ी टाइम है. और इसी रीज़न की वजह से वो फ्रेंड्स से कहते हैं कि देखो आज तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो. अगर तुम ज़रा सा भी अपनी पढ़ाई के लिए सिंसियर हुए होते तो शायद ये कंडीशन नहीं आती. दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एलिस. शी puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchman and yet you can neither speak or write your own language. But you are not the worst poor little France. I have a great deal to reapproach ourselves with. तो वो आगे कहते हैं कि ऐसे ही प्रॉब्लम है एल्सेक्स के साथ भी. वहाँ पर जनरली लोग जो हैं वो अगले दिन के लिए टुमारो के लिए चीज़ों को छोड़ देते हैं. और अगर कोई भी पर्सन उनसे पूछेगा उनके ओन लैंग्वेज के बारे में और अगर वो लिख या बता नहीं पाएंगे तो जो सामने पर्सन खड़ा रहेगा वो यही बोलेगा कि तुम अपने आप को एक फ्रेंचमैन कहते हो, द पर्सन बिलोंगिंग टू फ्रांस. तुम्हें लेकिन तुम्हारी इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज को लिख सको और बोल सको. तो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंचमैन यू आर. बेसिकली वो इतना समझाते हुए फ्रेंड्स को कहते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एम्बिशियस इनफ टू सेंड यू फॉर लर्निंग. दे प्रेफर टू पुट यू वर्क ऑन अ फार्म ऑफ meals and so have a little money more. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my plants instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, I did not just give you a holiday. Then from one thing to another, Mr. Hamel went to talk about the French language, saying that it was the most beautiful and honored language in the world, the cleverest and the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a person has enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had their key to their prison. तो इस पैरा में मिस्टर हैमेल जो है वो फ्रेंच को समझाते हुए कहते हैं कि इवन तुम्हारे पेरेंट्स भी इस सपोर्ट में नहीं थे कि वो तुम्हें पढ़ाएं. वो तुम्हें एक फार्म मील पर भेजकर काम करवाना चाहते थे जिससे कि उनके घर में कुछ पैसे आ सके. एंड सेम ही मैंने शायद मेरी भी कुछ गलती है, मुझे भी ब्लेम किया जाना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें लेसन लर्न करने की बजाय अपने पौधों में पानी डालने के लिए भी भेजा. और जब तुम्हें फिशिंग करनी जाती होती थी तब मैं तुम्हें हॉलीडे नहीं देता था. एंड फर्दर ही टॉक्स अबाउट मैनी अदर मोर थिंग्स. वो आगे बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है जो कि बहुत ही लॉजिकल है. एंड जो भी फ्रेंच पीपल हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और कभी भी अपनी लैंग्वेज को नहीं भूलना चाहिए. बिकॉज अगर कोई भी पर्सन अपनी लैंग्वेज को ही भूल जाता है देन ही हैज़ नो राइट टू लिव इन अ फ्रीडम एंड ही मस्ट बी इन दिस प्रिजन. उसे जेल में होना चाहिए. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it all. He said seemed so easy and so easy. I think too that he had never listened so carefully or he had never explained everything with such a patience. तो बेसिकली यहाँ पे फ्रेंच बोलता है कि उस दिन मुझे काफ़ी अमेजिंग हुआ क्योंकि उन्होंने
अपनी बात ख़त्म करने के बाद हमें एक ग्रामर का लेसन पढ़ाया और आई वॉज़ वेरी अमेज। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उस दिन उन्होंने जो कुछ भी पढ़ाया वो शायद मुझे काफ़ी अच्छे से समझ में आया। इसका उसे 2 रीज़न लगता है कि उसे लगता है, पहला रीज़न ये कि शायद उसने कभी इतने ध्यान से उनकी बातों को सुना ही नहीं, और उसको सेकंड रीज़न ये भी लगता है कि शायद मिस्टर एम हैमिल ने हमें कभी इतना पेशेंस से पढ़ाया ही नहीं कि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्टली ही सेज, it seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it into our heads in a one stroke. So basically यहाँ पे फ्रांस बोलता है कि मिस्टर एम हैमिल को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने स्कूल से जाने से पहले, यानी कि वो स्कूल जस्ट छोड़ के जा रहे थे, तो स्कूल से जाने से पहले वो ऐसा चाहते थे कि उन्हें जो कुछ भी आता है वो सारी चीज़ें हमें बता कर जाए, और वो ऐसा फील करते थे कि उन्हें जो कुछ भी आता था वो एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल सकें। सो उसे लगता है कि दिस इज़ वॉज द रीज़न कि उसे आज सब कुछ समझ में आ गया है। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. That day, Mr. M. Hammer had the new copies for us, written in the beautiful round hand. France, Alice, France, Alice. They looked like a little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our decks. So वो कहता है कि हमारा ग्रामर का लेसन ओवर होने के बाद हमें मिस्टर एम हैमल के साथ राइटिंग का लेसन करना था। सो उस दिन मिस्टर एम हैमल ने हमें एक न्यू कॉपी दी जिसमें कि ऊपर टॉप पर लिखा हुआ था फ्रांस से एलिसे। सो उसे लगता है कि वो जितनी भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सभी की कॉपीज़ में यही ऊपर लिखा हुआ था ये सारे वर्ड्स। तो फ्रांस को ऐसा फील होता है कि उन जंगों के फ्लैग्स थे जो कि पूरे क्लासरूम में फैले हुए उड़ रहे थे। नेक्स्टली ही सेज, यू ought to have seen how was the stretching of the pens over the paper. And once some petals flew in, but nobody paid attention to them, not even the littlest one, who worked right in the tracing the officials as if it was a French too. On the round pigeons coo very low, and I thought to myself, what made them sing in German, even the pigeons? So basically वो कहता है कि उस टाइम जब बच्चे अपनी न्यू कॉपीज़ में लिख रहे थे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी क्वाइट था और सिर्फ पेपर्स पे पेन से लिखने की आवाज़ आ रही थी। एंड वो कहता है कि गार्डन से, मिस्टर हैमल के गार्डन से कुछ पीटर क्लास में आ गए थे, बट किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ी, जो कि छोटे से छोटे या फिर बड़े से बड़े हों, किसी ने उन पर नोटिस नहीं किया। साथ ही उससे कुछ पिजन्स यानी कबूतरों की सुनने की आवाज़ आई बोलने की, तो वो लगता है उसे, वो सोचता है अपने दिमाग में कि क्या अब ये पिजन्स भी अपनी वॉइस को फ्रेंच में छोड़कर जर्मनी में बोलने लगेंगे। Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Amel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then the another, as if he wanted to fix his mind just how everything looked like in a little school room. इन्हीं सब बातों को आगे कंटिन्यू करते हुए फ्रांस कहता है कि जब भी वो अपने राइटिंग करते टाइम यानी लिखने के बाद सर उठाकर इधर उधर क्लास में देखता तो उसकी नज़र सीधे मिस्टर एम हैमल पे पड़ती, जो कि अपनी चेयर पे बिना किसी मोशन के बैठे हैं, एंड ही इज़ जस्ट लुकिंग एट वन थिंग फर्स्ट एंड देन द अनदर थिंग। यानी कि वो क्लास में मौजूद हर चीज़ को एक एक करके देख रहे थे, और उन्हें देखकर फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपने माइंड में एक इमेज बना लेना चाहते थे कि इस छोटे से क्लासरूम में हर चीज़ कैसे दिखती है। Fancy, for 40 years he had been there at the same place with his garden outside the window and his class in front of him. So यहाँ पे फ्रांस कहता है कि उनकी ज़िंदगी के 40 साल से वो एक ही जगह पर हैं, एंड जो उन्होंने गार्डन बनाया था वो क्लास की विंडो से बाहर की तरफ दिखता है। सो ही हैज़ टू थिंग्स ओनली, द गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड द क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। सो बेसिकली कहता है कि 40 इयर्स अपनी लाइफ की किसी जगह या किसी लोगों को देने से काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है इस चीज़ से। तो मिस्टर हैमल भी एक इमेज क्रिएट करना लेना चाहते थे अपने माइंड में
कि कैसी सारी चीज़ें वहाँ पे छोटे से क्लासरूम में अरेंज हैं। Only the desks and the benches had been worn smooth, and the walnut trees in the garden were taller, and the woodbine that he had planted himself twined around the window to the room. तो कहता है फ्रेंड्स की जो डेस्क एंड बेंचेस थी उन्हीं को स्मूथली वर्न किया गया था, और जो वॉलनट ट्री बाहर उन्होंने गार्डन में लगाया था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, और होप वाइन का जो पौधा उन्होंने लगाया था वो ट्विंड होकर विंडो के से रूफ तक पहुंच रहा था, यानी कि ही मस्ट बी द क्रीपर, तो वो विंडो से रूफ तक पहुंच रहा था। हाउ मस्ट आई हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अवर पैकिंग देयर ट्रंक्स। सो वो फ्रेंड्स कहता है कि उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि उन्हें ये सब चीज़ें छोड़कर जाना पड़ रहा है, और उन्हें सुनाई पड़ रहा है कि उनकी सिस्टर उनके ट्रंक्स को पैक कर रही है, for they must leave the country next day. So basically वो next day ही अपनी country को छोड़कर जा रहे थे. But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the dining we had a lesson in history and the babies chanted the ba bee ba bo. So basically वो बताता है कि वो next day country को छोड़कर जा रहे थे और उन्होंने अपना लास्ट लेसन तक पढ़ाया हमें। सो उनका लास्ट लेसन था हिस्ट्री का, जिसमें उन्होंने बेबीज़ ने बा बी बीओ चैंट किया था, यानी कि बोलकर सुनाया था। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन द बोथ हैंड स्प्रेड द लेटर्स विद देम। सो जो हॉजर था विलेज पर्सन, वो क्लास के एकदम पीछे खड़ा हुआ था और उसने अपना चश्मा लगा लिया था, एंड उन्होंने बच्चों के साथ ही सारे लेटर्स को प्रोनाउंस किया था। यू कैन सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। सो वो कहता है कि उसकी आवाज़ काफ़ी लड़खड़ा रही थी, वो रो भी रहा था और उनको देखकर काफ़ी मजाकिया लग रहे थे, वो मजाक लग रहा था ये सब, बट साथ ही साथ हम भी हंसना और रोना चाहते थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर दैट लास्ट लेसन। तो कहता है कि मुझे सबसे अच्छा अपने होल स्कूल डेज में वो लास्ट लेसन ही आज तक याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द लैग एंगलस। At the same moment, the triplets of the Persians returning from Dal sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तो बेसिकली फ्रेंच कहता है कि जैसे ही चर्च क्लॉक 12 पर पहुंचती है, यानी कि 12 नून का टाइम होता है, तुरंत ही मिस्टर एमएल अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं, काफ़ी सैड होते हैं, और जो उनकी शैडो बन रही होती है वो उनकी यूजुअल हाइट से काफ़ी टॉल होती है। सो बेसिकली फ्रेंच कहता है कि मैंने आज तक उन्हें कभी इस तरीके से नहीं देखा है कि वो इतने डल, इतने इमोशन से फिर रहे हों, दुखी रहे हों। सो ही सेड आई हैव नेवर सीन हिम लाइक दिस माय फ्रेंड्स, ही सेड but something choked him. He couldn't go further on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could. Well, France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture with his hand that school is dismissed, you may go. So basically वो कहते ये बताते हैं कि जैसे ही वो कुछ बोलना चाहते हैं पर वो बोल नहीं पाते हैं, तो वो ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखते हैं बाय बाय लव फ्रेंड से, और यह लिखते लिखते वो वॉल पे अपना सर टिका देते हैं और हाथ से इशारा करते हुए कहते हैं कि स्कूल इज़ ओवर एंड यू मे ऑल गो टू योर प्लेसेस, यानी कि वो जस्ट हाथ से इशारा कर देते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते। So guys, it was all about the chapter explanation. Thank you for watching, and don't forget to do like, share and subscribe, and also let me know in the comment section the next topic you want me to come up.